हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और अपनी स्टडीज को भी मन लगाकर कर रहे हैं। सर स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जी माय फ्रेंड्स, मैंने आप ही के लिए इसको लिखा है। ये वो लाइंस है बेटा जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको भी करेंगी। क्लियर। मैं इनको हमेशा नोटबुक के फ्रंट पेज पर लिख के रखता था। गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। तो मुझे लगा कि मुझे ये लाइंस आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी। क्लियर है। तो चलिए, लास्ट लेक्चर हमने कहाँ खत्म किया था। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सर सेक्शन नंबर 12। आज हम करते हैं सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 की शुरुआत हम करेंगे। चलिए, जैसे कि डिसाइड हुआ था, नोटबुक पेन निकालिए और नोट्स बनाने शुरू कीजिए। जी हाँ, फॉर्मेट आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा। लिखिए डियर, सेक्शन नंबर 13, हेडिंग लिखिए म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर। लिखिए डियर। अब मैं एक कॉमन सी बात लिखवाने जा रहा हूं। ये बात लगभग हर सेक्शन में रिपीट होने वाली है। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। ये लाइन यार लगभग हर सेक्शन में रिपीट होगी अब। ठीक है सर, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब होता है बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है उन बातों को ध्यान में रखते हुए। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे आता है बेटा पार्टनरशिप डीड। क्लियर है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो लिखिए पॉइंट नंबर ए, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव remuneration for taking part in the conduct of the business। सर इसका मतलब ये बेटा कि कोई भी पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो बिजनेस को चलाने में सहयोग देने के लिए, यानी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता, कोई सैलरी नहीं ले सकता, कोई कमीशन नहीं ले सकता। क्लियर है, इसका सिंपल सा ये मतलब है। आपको 12th में पार्टनरशिप में आपने अकाउंटेंसी में एक चीज पढ़ी होगी, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये बिल्कुल वही चीजें हैं। क्लियर है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस अलाउड नहीं होता था। क्लियर है। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जैसे प्लस टू में लिखते थे? नहीं डियर, ये लीगल है, ये लॉ है, वो अकाउंट्स था। ठीक है, तो आपको लॉ की लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेंगी थोड़ी अगर मार्क्स चाहिए तो। क्लियर है जी हाँ। अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बी पार्ट लिखिए, partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to losses sustained by the firm। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वल बांटेंगे और अगर लॉस हुआ तो इक्वल बेयर करेंगे। क्लियर है, डन।
पॉइंट नंबर सी लिखिए। अच्छा, पॉइंट नंबर सी से पहले डियर एक चीज और मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, ठीक है? इसको आप नोट के माध्यम से लिखेंगे, नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टार मार्क करना, ये जानते हैं वैसे आप, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इस पे गलती कर देते हैं। क्लियर है? लिखिए, देयर इज नो कनेक्शन there is no connection between the proportion in which profit and loss shared by partners and proportion of capital contributed by partner। क्लियर है? इस लाइन का मतलब है कि पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आएगा और जो प्रॉफिट शेयर करेगा, उन दोनों बातों में कोई कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है? कोई कनेक्शन नहीं होता वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर है कोई भी एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। और सर अगर एग्रीमेंट हो रखा है तो एग्रीड रेशो में बांटा जाता है, जिस रेशो में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है? अब एग्रीमेंट में कैपिटल रेशो बोल सकता है, हो सकता है कि एग्रीमेंट में ही बोला गया हो कि कैपिटल वाली रेशो में बांटा जाएगा। क्लियर है? बट सिंपल सा मतलब ये है कि सर अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप उसको कैपिटल की रेशो में नहीं बांटेंगे, ठीक है? इक्वल रेशो में बांटेंगे। क्लियर है? डन। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर सी। where a partner is entitled where a partner is entitled to interest on capital, such interest shall be payable only out of प्रॉफिट्स। क्लियर? इसका मतलब है जी, अगर पार्टनर को बोला गया कि तुम्हें इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल पर, तो ऐसा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जाएगा। क्लियर है? लिखिए जी, पॉइंट नंबर डी। अ पार्टनर यहां पर मेकिंग लिखिए, अ पार्टनर मेकिंग for the purposes of business, for the purposes of business, any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest at the rate 6% पर एनम। सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा जी देखो, सिंपल सा मतलब है, कहता है जी अगर किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट की बिजनेस के लिए,
या किसी तरह का लोन दिया यानी एडवांस दिया, एडवांस मतलब यहाँ पर लोन हो गया, कोई अमाउंट पे की है या बिजनेस के बिहाफ पे किसी और को पे की है, ठीक है, तो एक तरीके से बिजनेस को लोन दे दिया और उस लोन पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? यानी जितनी भी कैपिटल एग्री हुई, फॉर एग्जांपल मैं और मेरा दोस्त अगर दो पार्टनर है और हमने डिसाइड किया कि 1 लाख कैपिटल मैं लगाऊंगा और 1 लाख कैपिटल मेरा दोस्त लगाएगा, ठीक है, और बाद में मैंने 50,000 रुपए बिजनेस को लोन दे दिया, एज ए लोन मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल तो 1 लाख ही एग्री हुए थे, ठीक है, तो उस 50,000 पे जो एक्स्ट्रा था बियॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब, ठीक है, इज एंटाइटल्ड फॉर 6% पर एनम इंटरेस्ट। क्लियर है? ये चीज यहां पर बोली गई है। डन? चलिए लिखिए जी पॉइंट नंबर ई। लिखिए जी पॉइंट नंबर ई। द फर्म शैल इंडेमनिफाई, द फर्म शैल इंडेमनिफाई, इंडेमनिफाई का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कंपनसेट करना, ठीक है, अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय, पेमेंट के बाद लिखिए पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी incurred by him। सिंपल सी बात क्या है डियर, ये फर्म है, ठीक है, फर्म, और ये एक पार्टनर है, ठीक है, सुखीराम जी, सुखीराम नाम का एक पार्टनर है, ठीक है। अब इस पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई पेमेंट करी किसी तीसरे पर्सन को, फर्म के बिहाफ पे, या फिर फर्म के बिहाफ पे कोई लाइबिलिटी ली अपने ऊपर, तो फर्म को इससे इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, फर्म को इसे पेमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये बोली गई। क्लियर है? फर्म शैल इंडेमनिफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड इनकर्ड बाय हिम। हिम का यहां पर मतलब है बेटा पार्टनर। क्लियर जी? अच्छा जी, किन दो सूरत में देखिए, लिखिए इन द ऑर्डिनरी, in the ordinary and proper conduct of business। क्लियर? दो चीजें लिखी गई, एक तो ऑर्डिनरी होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और प्रॉपर कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक ढंग से बिजनेस के लिए किया गया हो। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, एंड इन डूइंग सच एक्ट, in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from losses। ठीक है, इस तरह का कोई काम किया इमरजेंसी के केस में कि फर्म का बचाव हो जाए, ठीक है, और किस तरह का काम होना चाहिए, एज वुड बी डन बाय अ पर्सन of ordinary prudence in his own case। क्लियर? इस पूरी लाइन का मतलब क्या बेटा, कि ऐसा कोई एक्ट किया इमरजेंसी के केस में कि फर्म को प्रोटेक्ट किया जा सके लॉसेस होने से, ठीक है, और ये इस तरह से किया गया
कि अगर वो पर्सन खुद उस सिचुएशन में होता तो करता। क्लियर है? मतलब अगर फर्म का नुकसान हो रहा है और मैंने इमरजेंसी में कोई काम किया तो मैंने इस तरीके से काम किया कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता जिस सिचुएशन में फर्म है तभी मैं एक्शन लेता। क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही। चलिए जी, नेक्स्ट एक पॉइंट और है। ई तक हो गए थे, तो लिखिए सर पॉइंट नंबर एफ। पॉइंट नंबर एफ, अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई, a partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect, जानबूझ के की गई लापरवाही in the conduct of business। क्लियर? इसका मतलब है डियर कि अगर किसी पार्टनर ने जानबूझ के कोई भी लापरवाही की है और उसकी वजह से बिजनेस को नुकसान हुआ है तो उसे बिजनेस को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा वो नुकसान। क्लियर है? सर ऐसा कुछ सेक्शन नंबर 10 में भी था। सेक्शन नंबर 10 में फ्रॉड का था बेटा, ठीक है, और यहां पर विलफुल नेग्लेक्ट लिखा गया। हालांकि सेम बात सी है कि अगर पार्टनर ने कोई भी नुकसान फर्म को पहुंचाया तो उसे उस चीज को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उस अमाउंट को। क्लियर है? डन। चलिए जी, यहां पर सेक्शन नंबर 13 खत्म होता है। लिखिए डियर सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 लिखिए। हेडिंग डालिए बेटा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सर पूरा खराब हो गया। लीजिए जी, ठीक है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी लिखना शुरू करेंगे जी, और फिर से हमारी प्यारी दुलारी वही लाइन आएगी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए दी प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इंक्लूड्स, फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। लिखिए डियर, ऑल प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टीज एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट, सारी की सारी प्रॉपर्टी और राइट्स एंड इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। क्लियर? यानी जो प्रॉपर्टीज है वो, और किसी प्रॉपर्टी में अगर कोई राइट है, कोई इंटरेस्ट है तो वो भी। क्लियर है? ओरिजिनली brought into the stock of firm। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे स्टॉक ऑफ फर्म का मतलब क्या है? बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। क्लियर? जो प्रॉपर्टी हम लेके आए थे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। क्लियर है? और इसको हटाइए और लिखिए, और एक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज। ठीक है,
जो एक्वायर की गई बाद में, या तो परचेज से या अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब अदर देन परचेज, लाइक एक्सचेंज कर ली हमने, ठीक है, और अदरवाइज बाय और फॉर दी फर्म, जो या तो फर्म ने परचेज की या फर्म के लिए परचेज की। क्लियर है? और फॉर दी पर्पस, या फर्म के किसी काम के लिए, ठीक है। एंड इन द कोर्स ऑफ and in the course of the business of firm। क्लियर? फिर से एक बार रीड करते हैं कि सर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या होगी? सारी की प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। क्लियर है? एक चीज है प्रॉपर्टी, दूसरा राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। क्लियर है? दो चीजें। ऐसी प्रॉपर्टी या तो ओरिजिनली लेके आई गई हो फर्म के स्टॉक में, यानी बाय द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जब कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई थी तब मैं बिल्डिंग ले आया था, तो वो फर्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ओरिजिनली ब्रॉट इनटू स्टॉक। क्लियर? या फर्दर मैंने एक्वायर किया है उसको, अब एक्वायर या तो मैंने परचेज करके किया होगा या अदरवाइज किसी और तरीके से। क्लियर है? और ऐसा परचेज या तो खुद फर्म ने किया हो बाय द फर्म और फॉर द फर्म, या फर्म के लिए किया गया हो। क्लियर है? या फिर किसी पर्पस के लिए, और ऐसा पर्पस क्या होना चाहिए? बिजनेस का कंडक्ट, यानी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म होना चाहिए। क्लियर है? इसके अंदर एक बात स्पेशल लिखी गई है, वो लिखिए, एंड इंक्लूड्स also the goodwill of, और क्या चीज इंक्लूड हो जाएगी डियर? गुडविल इंक्लूड हो जाएगी बिजनेस की। क्लियर है? चलिए जी, यहां तक तो हो गया बेटा आपका पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का एक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी का। सर और भी पॉइंट है क्या? जी हाँ, ये था बेटा इसका पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर बी लिखिए, छोटी सी बातें हैं, अनलेस दी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। लिख लीजिए, बता दूंगा जी क्या है। प्रॉपर्टी एंड राइट्स, प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है, प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट। क्लियर है? इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड with money belonging to the firm are deemed to been acquired have been acquired for the firm। छोटी सी बात है डियर, बोला गया है कि जब तक कुछ और ना बोला जाए, जब तक कुछ और ना बोला जाए और फर्म के पैसे लगाकर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई तो यह माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी फर्म के लिए ही खरीदी गई है। क्लियर? फर्म के पैसों से अगर कुछ खरीदा गया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये फर्म के लिए खरीदी है, ऐसा मान लिया जाएगा। क्लियर? डन जी। सर सेक्शन नंबर 14 इतना ही था क्या? बिल्कुल इतना ही है, और सेक्शन नंबर 15 पे आ गए हैं हम। ठीक है, लिखिए जी। सर सेक्शन नंबर 15,
हेडिंग लिखिए इसकी, एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सर इसका मतलब, एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा यहां पर यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को आप कहां इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सेक्शन सच में आपको पढ़ के लगेगा कि सर मजाक हो रहा है, लिखिए फिर भी, एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा पेन यूज करते चलिए। आपकी फेवरेट लाइन, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, बिटवीन पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, the property of the firm shall be held and used by partners exclusively, क्या बोला गया, एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये बात लिखी है डियर सेक्शन नंबर 15 में, एप्लीकेशन में। सिंपल सा मतलब क्या है कि फर्म की प्रॉपर्टी का आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बिजनेस के काम के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर अगर हम दो पार्टनर हैं और दूसरे से मैंने पूछ लिया, दूसरे से मैंने एग्री करवा लिया कि ये फर्म की गाड़ी है लेकिन मैं इसमें गोवा घूम के आना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं। अब जब आपने सामने वाले को एग्री करवा लिया तो इसका मतलब आपने एग्रीमेंट कर लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं है ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते। क्लियर है, समझाया, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। डन, चलिए लिखिए सेक्शन नंबर 16। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, सेक्शन नंबर 16 एंड 17। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 पे आप हैं, लिखिए जी सेक्शन नंबर 16। हेडिंग डालिए बेटा, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। सर पार्टनर्स ने जो पर्सनल प्रॉफिट कमाया, क्लियर है। दो चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है, फिर से एक लाइन तो आपकी आ जाएगी, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगेन कॉन्ट्रैक्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए, पॉइंट नंबर 1, इफ पार्टनर derives any profit for himself, अगर कोई पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है हिमसेल्फ, खुद के लिए, ठीक है, और कहां से, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म और द फर्म नेम। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉफिट कमाता है कोई पार्टनर खुद के लिए, फर्म की ट्रांजैक्शन का यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके या फर्म का नाम का यूज करके, देन ही शैल अकाउंट
फॉर दैट प्रॉफिट, मतलब कि उसको जवाब देना पड़ेगा ऐसे प्रॉफिट को लेकर, ठीक है। एंड, और ये वाली लाइन आपको वाकई पसंद आई, पे इट टू दी फर्म, यानी कि जो भी प्रॉफिट उसने कमाया वो सारा का सारा प्रॉफिट फर्म को दे दे वापस। क्लियर जी? मतलब कि जितनी भी उसने तिगड़म की खुद के लिए प्रॉफिट कमाने की, अब वो सारा प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए जी, ये तो होगी एक बात। अब लिखिए दूसरी बात, लिखिए पॉइंट नंबर बी। इफ अ पार्टनर carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, he shall account for and pay it to the firm all profits made by him in that business। क्लियर जी? इसका मतलब बेटा, अगर पार्टनर ने फर्म के कंपटीशन में ही खुद का कोई बिजनेस शुरू कर दिया तो ऐसे बिजनेस से कमाया हुआ सारा का सारा प्रॉफिट उसे फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर है सर? फिर पॉइंट ए और बी में डिफरेंस क्या है बेटा? पॉइंट ए बोलता था अगर मैं उसी फर्म में रहते हुए उसी फर्म की प्रॉपर्टी से, ट्रांजैक्शन से या उसके नाम से कुछ कमाता हूं तो मुझे वापस देना पड़ेगा। या मैं इस फर्म में नहीं हूं, दूसरी मैंने अपनी कोई फर्म खोल ली इसी फर्म के सामने, सेम नेचर, कंपीट कर रहा हूं, इधर मैं पार्टनर हूं, वो फर्म मेरी है सामने वाली, कंपीट कर रहा हूं अपनी फर्म के साथ, तो उधर कमाया हुआ सारा प्रॉफिट मुझे इस फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो। क्लियर? चलिए जी सर, क्या सेक्शन नंबर 16 खत्म हो गया? बिल्कुल जी बिल्कुल, सेक्शन नंबर 16 खत्म। अगले पाएंगे सेक्शन नंबर 17, आज का लास्ट सेक्शन जो हमें करना है। ठीक है, आज का लास्ट सेक्शन। खुश हो गए होंगे सारे। चलिए सर, आज तो पीछा छूटा आज का तो। लिखिए जी, हेडिंग लिखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन दी फर्म। फर्म में चेंज होने के बाद पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी। क्लियर है? और मैं इस सेक्शन को प्यार से बोलता हूं बेटा, नो चेंज सेक्शन। ये मेरा दिया हुआ ना, नो चेंज सेक्शन, आपको याद रहेगा, नो चेंज सेक्शन। सर ऐसा क्यों बोला आपने? आपको खुद ही पता लग जाएगा जब मैं इसके अंदर का मैटर आपको लिखाऊंगा। क्लियर है? नो चेंज सेक्शन, ये मेरा दिया हुआ ना। क्लियर? सर सबसे पहले तो ये बताइए, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज इन फर्म का मतलब क्या होगा? क्लियर? इसको तीन बातों में मैं बांट सकता हूं। चेंज तीन तरीके से हम देखेंगे। सर या तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, सर इंडिया का नहीं, ऑफ फर्म, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाना। सर इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंज होना। क्लियर? सेकंड,
when firm carry on business even after expiry of fixed period। आपको याद होगा एक फर्म होती थी फिक्स पीरियड के लिए, और अगर वो ऐसा फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी बिजनेस को कैरी ऑन करती है तो हम मानेंगे कि फर्म के अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए फर्म बनाई गई थी, इवन उसके बाद भी बिजनेस को कैरी ऑन किया जा रहा है। ठीक है, और एक और था ना ऐसा ही कुछ, व्हेन फर्म carry on more projects other than for which firm was formed। क्लियर? जहां पर एक फिक्स प्रोजेक्ट के लिए फर्म बनाई गई थी और उस प्रोजेक्ट के अलावा हम कोई और बिजनेस कैरी ऑन करते हैं तो वो भी हम चेंज के कैटेगरी में लेकर आएंगे। क्लियर है? डन। तो सर चेंज का ये मतलब है, हाँ जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक बार फिर से बता दो। लाइक डियर एडमिशन हो जाना, नए पार्टनर का एडमिशन होना, ठीक है, पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट होना, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना, इंसॉल्वेंसी हो जाना, ये सब चेंज है। क्लियर है? चलिए जी, ठीक है सर, इतना समझ आ गया। अब बताइए लिखना क्या है। लिखिए जी पॉइंट नंबर ए, और पॉइंट नंबर ए की हेडिंग है बेटा आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। लिखिए जी, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर अ चेंज occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in reconstituted, मतलब कि आफ्टर द चेंज। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब आफ्टर चेंज। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन्स सेम एज they were immediately before the change, as far as may be। क्लियर जी? तो साफ साफ क्या कह रहा है, विल रिमेन सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। ठीक है, जैसा चेंज होने से पहले थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये नो चेंज है? क्लियर? क्या मैं बोल सकता हूं इट इज नो चेंज? क्लियर ना? ठीक है सर, समझ आ गया। नेक्स्ट बताओ। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर बी, और पॉइंट नंबर बी की हेडिंग डालेंगे जी आफ्टर expiry of the term of the firm। लिखना शुरू कीजिए। लिखिए जी, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर, वेयर अ फर्म constituted for a fixed term, for a fixed term continues to carry on
business after the expiry the term. The mutual rights and duties of partners remains same as they were before the expiry of the term. क्लियर जी? मतलब सर इसमें भी साफ साफ बोला गया दैट इट विल रिमेन सेम जैसा कि वो टर्म के एक्सपायरी से पहले था. क्लियर है? तो सर आप इसमें भी तो बोल सकते हो वही सेम बात. कौन सी वाली सर? नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ. क्लियर? चलिए जी लिखिए पॉइंट नंबर सी. हेडिंग लिखिए पॉइंट नंबर सी की. पॉइंट नंबर सी की हेडिंग लिखेंगे वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट. एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट. क्लियर? जहां पे एडिशनल कोई काम किया जाए. इसके अंदर लिखिए जी वेयर अ फर्म constituted to carry out one or more adventures or undertakings. इसका मतलब सिंपल सा समझ सकते हो प्रोजेक्ट्स. ठीक है? जो वन और मोर प्रोजेक्ट्स के उन्होंने डिसाइड किया होगा. ठीक है? आर दी सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स. क्लियर जी? तो इसका मतलब यहां पर भी वो क्या रहेगा? सेम रहेगा बेटा. जैसा कि वो ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स के केस में था बिल्कुल वैसे ही उनके बाकी के प्रोजेक्ट्स के केस में भी उनके राइट्स और ड्यूटीज रहेंगी. क्लियर है? डन. सो आज हमने क्या क्या खत्म किया सर? हमने सेक्शन नंबर 13 देखा. ठीक है? सेक्शन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये 5 सेक्शन हमने इस लेक्चर में खत्म कर लिए. क्लियर? तो आपका अप टू सेक्शन नंबर 17 हो गया है. क्लियर है? इसको रिवाइज कर लेना डियर, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. क्लियर है? डन. चलिए, होप यू एंजॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच.